क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। ओके। तो बच्चों आज हम जो चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इस समय हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज आपका सेकंड रिवीजन क्लास है। तो आज हम आपको एक प्रोसेस बताने जा रहे हैं, डाइकैरियोटाइजेशन। तो डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस हम बार बार आपको कई बार बता चुके हैं, कई सारी फंगस में बता चुके हैं, लेकिन डाइकैरियोटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको हम फिर से आज मैंने पिकअप किया है और आप लोग के लिए एक शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए एग्ज़ाम में, जो कि डाइकैरियोटाइजेशन है। ठीक है, तो इसलिए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कल हम बता रहे थे कि फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, एकदम सिंपल होता है। और जो भी माइसीलियम सेप्टेट है, तो सेप्टेट माइसीलियम के अंदर आपको यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट दो तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं और हर सेगमेंट में जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो आइदर पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस स्ट्रेन वाले होते हैं, या माइनस स्ट्रेन वाले होते हैं। ओके, तो हमारे पास कैसे माइसीलियम हो सकते हैं? दो तरीके के माइसीलियम हो सकते हैं, या तो प्लस स्ट्रेन वाले हो सकते हैं या तो माइनस स्ट्रेन वाले हो सकते हैं। और बच्चों क्या होता है कि ये जो माइसीलियम है ये एकदम मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मैग्नेट का फंक्शन हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, यानी नॉर्थ पोल जब हम एक साथ पास लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाते हैं एक साथ तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही अगर साउथ पोल होते हैं तो भी रिपेल करेंगे। नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है। लेकिन नॉर्थ और साउथ जब एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो प्लस स्ट्रेन वाला माइसीलियम है, जब किसी दूसरे प्लस स्ट्रेन वाले माइसीलियम के पास आता है तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह माइनस स्ट्रेन वाला माइनस स्ट्रेन के पास आता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब एक प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम एक माइनस स्ट्रेन के माइसीलियम के पास आता है तो ये दोनों माइसीलियम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने के बाद एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मेरी दोनों फिंगर्स के आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, जो फिंगर्स में ये लाइन बनी हुई है, इनको हम मानते हैं कि ये सेप्टम है। एक माइसीलियम ये प्लस स्ट्रेन का है, ये दूसरा माइसीलियम है जो माइनस स्ट्रेन का है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो पहले पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करने के बाद फ्यूज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहली जो प्रोसेस होगी वो इन दोनों की जो वॉल एक दूसरे के टच में आई है वहाँ से वो वॉल डिसॉल्व होनी शुरू हो जाए। जब इन दोनों के बीच की ये वॉल डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या हमें दिखाई देगा कि ऊपर वाला दोनों फिंगर का पहला सेगमेंट जैसे मिल जाएगा और उस पूरा साइटोप्लाज्म तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें न्यूक्लियस अलग अलग रहेंगे। एक प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियस होगा और दूसरा माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस होगा। और अगर यही सेगमेंट मल्टी न्यूक्लिएट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बहुत सारे प्लस न्यूक्लियाई होंगे और बहुत सारे माइनस न्यूक्लियाई होंगे। अब ये दो तरीके के जो न्यूक्लियस हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। हमको बेटा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोअर प्लांट्स हैं उनका लाइफ साइकिल जब हम स्टडी करते हैं तो पूरी लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड फेज है वो लंबा होता है और डिप्लॉइड फेज शॉर्ट होता है। जैसे जैसे हम एडवांसमेंट में बढ़ते जाते हैं, एडवांस प्लांट्स को देखते जाते हैं, तो उनका डिप्लॉइड फेज बढ़ता जाता है और हैप्लॉइड फेज शॉर्ट होता जाता है ना। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो दो न्यूक्लियस हैप्लॉइड थे वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। तो जो पहली प्रोसेस हुई वो थी प्लाज्मोगैमी, यानी फ्यूजन ऑफ
साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ वो फर्स्ट स्टेप हुआ, और जो दूसरा हुआ वो क्या हुआ, कैरियोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई आप लोग जानते ही होंगे कि न्यूक्लियस का प्लूरल वर्ड है। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि जो हैप्लॉइड जनरेशन से डिप्लॉइड जनरेशन बनने के बीच की एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें कि हर सेगमेंट में हमें टू न्यूक्लियस यानी कि टू टाइप के न्यूक्लियस यानी कि प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है ये हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनने के बीच की एक स्टेज है जहाँ पर कि दो तरीके के प्लस और माइनस स्ट्रेन वाले न्यूक्लियाई आपको पेयर में दिखाई देते हैं। पेयर में दिखाई देने की वजह से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको डाइकैरियन कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हैप्लॉइड से डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम बनने की प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। कोई भी माइसीलियम आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं वो हैप्लॉइड माइसीलियम होता है, समझ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा है, हैप्लॉइड माइसीलियम है। और कुछ समय के लिए वो डाइकैरियोटिक फेज में चला जाता है। फिर डाइकैरियोटिक फेज का एक और फेज आता है कि डाइकैरियन बनने के बाद दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज हो गए तो वो हो जाता है डिप्लॉइड। यानी कि पहले कैसे थे, हैप्लॉइड थे एन बड़ा और फिर दूसरा एन, एक प्लस स्ट्रेन वाला एन था, एक माइनस स्ट्रेन वाला है ना स्ट्रेन था। फिर जब दोनों की पेयरिंग हो गई तो हमने उसको डाइकैरियन कह दिया। और फिर फाइनली जब दोनों का फ्यूजन हो गया यानी कैरियोगेमी हो गई तो हम उसको कहते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो अब हमें किसी को समझाना है कि क्या होती है ये डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस। तो हम सीधे सीधे ये बताएंगे कि डाइकैरियोटाइजेशन हैप्लॉइड न्यूक्लियस से डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेज है। इस स्टेज में अगर दो माइसीलियम प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन वाले एक साथ आते हैं, पेयरिंग करते हैं और उसके अंदर की वॉल, उनके बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से उनके साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो जाते हैं यानी कि वहाँ पर प्लाज्मोगेमी हो जाती है और कैरियोगेमी नहीं हो पाती। इस बीच वाली जो स्टेज को हम कहते हैं कि एक डाइकैरियन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस डाइकैरियन में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस प्लस स्ट्रेन का होता है और दूसरा न्यूक्लियस माइनस स्ट्रेन का होता है। और इस पर्टिकुलर जो पोजीशन कंडीशन है उस कंडीशन को हम डाइकैरियन फॉर्मेशन कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। ओके, तो ये तो एक प्रोसेस हो गई डाइकैरियोटाइजेशन। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक माइसीलियम है प्लस स्ट्रेन का और एक है माइनस स्ट्रेन का। कोई ऐसी फंगस है जिसमें आपने प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियस देखे हैं या पढ़े हैं? आप लोग बताइए। कोई फंगस ऐसी है जिसमें बहुत तरीके के स्पोर्स देखे आपने? क्यों बच्चों बताइए, सबसे ज्यादा स्पोर्स आपने किस फंगस में देखे हैं? पक्सीनिया। वेरी गुड। पक्सीनिया में बच्चों कितने टाइप के स्पोर्स देखे आपने? मैम 5। वेरी गुड। कौन कौन से? मैम यूरिडोस्पोर, पैलियोटोस्पोर, एसियोस्पोर, इक्निडियोस्पोर और डेसिडियोस्पोर। ओके, तो हम लोग फिर से एक बार इनका नाम जरा बताएंगे? मैम श्रेया दी। हाँ श्रेया, सबसे पहले आप बताइए
कि स्टार्टिंग में कौन से आपने नाम बताया स्पोर का? मैम यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर कैसा होता है? मैम हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है कि डाइकैरियोटिक होता है? सोच के बताओ। बाकी बच्चे भी बताइए कि आपने उसमें बहुत तरीके के स्पोर्स देखे हैं। उसमें आपको हैप्लॉइड स्पोर भी मिलेगा, उसमें आपको डाइकैरियोटिक स्पोर भी मिलेगा, उसमें आपको डिप्लॉइड स्पोर भी मिलेगा। समझ रहे? बताइए। जो यूरिडोस्पोर होता है वो आपका डाइकैरियन स्पोर होता है, डाइकैरियोटिक स्पोर है या है मोनोकैरियोटिक? बताओ, डाइकैरियोटिक या मोनोकैरियोटिक, किस तरीके का स्पोर है आपका यूरिडोस्पोर? क्यों बच्चों इतना सन्नाटा? श्रेया बेटा तुम ही बताओ, और कौन कौन है यहाँ पर? अंजलि भी तो बता सकती है, प्रिया राना, शफक नूर, सारे तो अच्छे बच्चे हैं। बताइए भाई। डाइकैरियोटिक है कि मोनोकैरियोटिक है? देख के बताओ। अच्छा, अपनी नोटबुक्स लेके बैठे हो कि ऐसे ही खाली बैठे हो? क्यों? नोटबुक है तो बताओ बेटा। और कौन है भाई? मुझे पूरी स्क्रीन पे सारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर भी हो रही है। 8 बच्चे हैं अभी। हाँ बच्चों, प्रिया राना तुम बताओ बेटा, मोनोकैरियोटिक है कि डाइकैरियोटिक? और टेलिडोस्पोर कैसा है? ओके, यूरिडोस्पोर मोनोकैरियोटिक, देन आपके टेलिडोस्पोर आपका यूरिडोस्पोर आपका डाइकैरियोटिक, एंड टेलिडोस्पोर में आपका होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। स्टार्टिंग के स्टेज में आपको 2 उसमें न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, पर वो लेटर ऑन फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके वहां पर मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद उसमें से एक छोटा सा हाइफा निकलता है जिसको कि हम कहते हैं बेसिडियम या प्रोमाइसीलियम। ओके, क्या बोलते हैं? टेलिडोस्पोर से एक छोटा सा माइसीलियम निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमाइसीलियम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? बेसिडियम। बेसिडियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि ये एक बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ओके, तो पक्सीनिया ग्रामिनीस बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, इसलिए वहां पर टेलिडोस्पोर से एक जो है छोटा सा प्रोमाइसीलियम निकलता है, प्रिमिटिव काइंड ऑफ माइसीलियम निकलता है, और उसमें केवल 4 खंड होते हैं, 4 सेगमेंट्स ही होते हैं। और हर सेगमेंट से, क्योंकि मियोसिस में एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, जो पहले वाला न्यूक्लियस होगा वो डिप्लॉइड अगर है तो जब उसमें मियोसिस होगी तो उससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टेलिडोस्पोर है वो बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, और दोनों स्ट्रक्चर्स में डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसमें मियोसिस हुई और उससे 4 न्यूक्लियस बने। जो 4 न्यूक्लियस बनेंगे वो चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे, और जो एक छोटा सा प्रोमाइसीलियम निकलेगा उसमें, जैसे मेरी फिंगर में आपको कितने खंड दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, लेकिन प्रोमाइसीलियम में 4 खंड होते हैं।
ओके, और हर खंड के ऊपर एक स्पोर निकलता है। तो यहाँ पर जो 4 खंड होंगे, 4 खंड में से 2 खंड के ऊपर तो प्लस वाले स्पोर निकलेंगे और 2 के माइनस स्पोर निकलेंगे। ओके, तो वहां से बेसिडियम के ऊपर क्या निकलेंगे, बेसिडियो स्पोर निकलेंगे। और वो दोनों बेसिडियो स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। 4 यहाँ पर बेसिडियो स्पोर निकले, 2 प्लस स्ट्रेन वाले और 2 माइनस स्ट्रेन वाले। ये चारों के चारों हैप्लॉइड स्पोर्स वहां पर जनरेट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ बच्चों, कि हीट्रोशियस फंगस से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज अ हीट्रोशियस फंगस? आप लोग के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है अक्सर, किसी हीट्रोशियस फंगस की लाइफ साइकिल डिस्कस करिए। तो कौन सी फंगस ऐसी है जो हीट्रोशियस है, और हीट्रोशियस शब्द का क्या मतलब होता है? श्रेया, दिव्यांशी, प्रिया राणा, कोई भी बताओ बेटा। मैम हिटोशियस मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। बेटा वो तो हीट्रोट्रॉफिक होता है। वो हीट्रोट्रॉफिक होता है। तो सारे ही फंगस हीट्रोट्रॉफिक हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है ना? ऐसा ही है ना? यस। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम मेरे से कोई भी क्वेश्चन गलत भी आंसर कर रहे हो तो उसमें आपको सीखने को मिल रहा है ना? तो देखो, तुम्हारे दिमाग में अगर यही कंफ्यूजन बना रहता है तो आप एग्जाम में यही लिख के आ सकते थे। लेकिन आपने अच्छा किया कि ये बात का आंसर दिया। और बेटा यहीं पे अपने कंफ्यूजन्स दूर करने की भी बारी है आपकी, कि हीट्रोशियस का मतलब होता है कि वो 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। वो अपनी लाइफ साइकिल को एक होस्ट में पूरी नहीं करता। समझ रहे? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी फंगस का हमने इन्फेक्शन आपको पढ़ाया, सिनकाइट्रियम का पढ़ाया, तो उसने एक ही पोटैटो को इन्फेक्ट किया और वहीं पे अपनी लाइफ साइकिल करके खत्म कर दी। इसी तरह आपने एल्ब्यूगो पढ़ा है ना, एल्ब्यूगो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स पढ़ा, तो वो पूरी अपनी लाइफ साइकिल सरसों में ही पूरी कर दी उसने। सरसों की पत्ती पे गया, सरसों के फूल पे गया, सरसों की फली में गया, है ना, वहीं पे उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई। तो ये सारे फंगस क्या कहलाते हैं? मोनोशियस फंगस है। लेकिन जो है या ऑटोशियस फंगस है। और जो पक्सीनिया है, पक्सीनिया आपके सिलेबस में एकमात्र ऐसी फंगस है जो कि 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती है। उसका पहला होस्ट है वीट और जो दूसरा होस्ट है वो है बारबरी। तो क्या होता है कि ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का फंगस है। ये क्या करता है कि पहले तो अपनी लाइफ साइकिल ये शुरू करता है किसके ऊपर? वीट के ऊपर। और वीट के ऊपर ये अपनी लाइफ साइकिल की 3 स्टेजेस को पार करता है। ठीक है, 3 स्टेजेस उसने वीट के ऊपर पार करी। लेकिन तब तक क्या हुआ कि वीट के कटने का समय आ गया। आप लोग जानते हैं ना कि वीट एक सीजन भर रहता है और फिर उसके बाद उसकी कटाई हो जाती है, फील्ड से हट जाता है। तो फील्ड से जब ये वीट हट जाएगा तो इस इंटेलिजेंट फंगस ने एक काम किया कि इसने अपना एक ऑल्टरनेटिव होस्ट ढूंढ लिया। और ये बारबरी एक झाड़ होता है, जो कि झाड़ मतलब झाड़ीनुमा प्लांट होता है, और खेत की मेढ़ों के ऊपर मिलता है या पहाड़ों के ऊपर ग्रो करता है। तो ये क्या करता है कि इसके जो बेसिडियो स्पोर्स है वो जाकर सीधे बारबरी लीफ पर इन्फेक्ट करते हैं, और बारबरी के ऊपर ये अपने 2 तरीके के स्पोर, एशियोस्पोर और पिक्नेडियोस्पोर वहां पर डेवलप करता है। और फिर फाइनली वहां से ये वापस इन्फेक्शन, जैसे ही खेत में वीट बोया जाता है
ये वापस आकर बीज को फिर से अटैक कर देता है। तो इस तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल की जो 5 स्टेजेस हैं, 5 स्पोर, कौन से, यूरिडो, देन टेल्यूडो, देन बेसिडियो, देन पिक्नीडियो, एसियो, ये 5 जो स्पोर्स हैं, इनमें से 3 ये वीट में ग्रो करता है और 2 स्टेजेस बारबरी प्लांट पे। मतलब वीट के बाद बारबरी और बारबरी के बाद वीट को लगातार अपना इन्फेक्शन कर करके ये अपनी लाइफ साइकिल 5 स्टेजेस में पूरी करता है। इसके ये जो 5 स्पोर्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी पूरी लाइफ साइकिल इन्हीं 5 स्पोर्स पे ही डिपेंडेंट है। तो बच्चों, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा हेट्रोशियस फंगस है जो आपके सिलेबस में है। तो हेट्रोशियस का मतलब होता है ऐसा फंगस जो किन्हीं 2 प्लांट्स में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। तो वो है कौन सा, पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई की लाइफ साइकिल हमने आपको पढ़ाई है, जिसमें आपको 5 तरह के स्पोर्स मिलते हैं। उन 5 स्पोर्स में से 3 स्पोर्स वीट पर और 2 स्पोर्स बारबेरी पर मिलते हैं, ठीक है। और ये ऑल्टरनेटिवली सर्कुलेशन वाइज वीट और बारबेरी में अपनी 5 स्टेजेस को पूरी करता रहता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि दूसरा एक और फंगस आपने पढ़ा है स्मट यानी अस्टिलैगो। एक तो आपने रस्ट पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा है स्मट, जो कि रस्ट और स्मट के नाम से ही फेमस है ना। बाकी सब तो डिजीज उनके मतलब इस तरीके से कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स या मतलब उसके होस्ट के नाम के साथ आती है, पर ये जैसे नाम लिया जाता है तो केवल रस्ट और स्मट ही पूछा जाता है। तो रस्ट हमेशा किससे होगी, पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई। अस्टिलैगो से क्या होगा, स्मट होगी। जो रस्ट होते हैं वो हमेशा के हमेशा उसके प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट पे ही अटैक करते हैं। तो आप जानते हैं ना प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या है, उसके रूट, स्टेम एंड लीव्स उसके वेजिटेटिव पार्ट्स है। और वेजिटेटिव पार्ट्स के भी एरियल पार्ट्स में ये पक्सीनिया का इन्फेक्शन होता है, यानी कि ये बीज की, गेहूं की लीफ पर और उसके स्टेम पर आपको दिखाई देती है। और दूसरी जो अस्टिलैगो है, अस्टिलैगो रस्ट कॉज स्मट्स कॉज करती है और हमेशा किसी भी प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस या उसके सीड्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो जब भी हम स्मट देखते हैं तो हम बार्ली के ऊपर आपको कवर्ड स्मट दिखाई गई एंड लूज स्मट ऑफ वीट दिखाई गई है लैब में। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो कवर्ड स्मट है वो भी गेहूं की बार्ली के बाली के ऊपर देखी और ये वीट की बाली के ऊपर देखी, यानी कि ये केवल उसके इन्फ्लोरेसेंस को अटैक करता है। यानी स्मट केवल उसके इन्फ्लोरेसेंस या उसकी कहिए कि वेजिटेटिव पार्ट को छोड़कर रिप्रोडक्टिव पार्ट पे होगी, और वेजिटेटिव पार्ट के ऊपर क्या होगी, रस्ट होगी, ठीक है। इतना अपने कंफ्यूजन्स दूर करिए बच्चों, और जो आपकी कॉपी में लिखते जाया करिए पॉइंट वाइज, जो भी हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं उसको पॉइंट वाइज नोट करिए और अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करते जाइए। ओके, आज की क्लास इतनी ही, और अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे होली के बाद। तो हैप्पी होली एवरीवन। ओके बच्चों, बाय बाय। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बेटा अपनी अटेंडेंस ग्रुप पे भेज दीजिए। ओके बच्चों, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, जरा सा अपना कैमरा खोलिएगा सब लोग, अपना कैमरा ऑन करिए। यस सर। मैं आप लोग को दिख रही थी क्या? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही हूँ क्या? नो मैम। मैं आप लोग को दिख ही नहीं रही थी। मैम पहले दिख रही थी ना मुझे। अच्छा, चलो ठीक है, तुम सबकी तो फोटो आ रही है।
दो बच्चों ने लीव कर दिया है क्या? चलो ठीक है, अपनी अटेंडेंस डाल दीजिए ग्रुप पे। ओके बाय बाय, हैप्पी होली। मैम सेम टू यू। ज्यादा बाहर नहीं खेलना है, ओके? कोरोना गाइडलाइंस आ गई हैं, अभी आप लोगों का कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और तुम लोग बड़े नाजुक से भी हो, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना और बाहर होली नहीं खेलनी है। अगर खेलोगे भी तो सूखे गुलाल से ही खेलना। ओके बाय बाय। बाय। बाय।